अगर आप किसी दिन सुबह उठें और देखेंगे जो आपके पैर हैं वो एक झींगुर के पैरों में तब्दील हो चुके हैं। इवन आपकी जो पूरी बॉडी है वो धीमे धीमे एक पूरे बीटल में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। पहले आपको लगता है कि ये सपना है, पर फिर आप खुद को झकझोरते हैं, आपको पता चलता है कि ये सपना नहीं है, हकीकत है। उसके बाद आपकी थॉट प्रोसेस क्या होगी, कभी सोचा है आपने? अब आप सोच रहे होंगे कैसा मजाक है। नहीं, ये मजाक नहीं है। आइए जानते हैं मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवनीत और आप देख रहे हैं द बुकैत। दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मैं एक किताब पढ़ूंगा जो कि फ्रेंच काफ्का की है। इसका नाम है मेटामॉर्फोसिस। दोस्तों, मेटामॉर्फोसिस पढ़ने के बाद ना मुझे एक चीज़ समझ में आई, दिस इज़ द काइंड ऑफ जॉनर दैट आई हैव नेवर रेड बिफोर। मतलब ऐसा एब्सर्ड फिक्शनल जॉनर मैंने आज तक नहीं पढ़ा। और मैंने फ्रेंच काफ्का की ये पहली किताब पढ़ी है। मैंने इससे पहले उनकी कोई किताब या कोई भी उनकी नोवेल नहीं पढ़ी। और इस किताब को मेरा पढ़ने का जो एक्सपीरियंस है मैं इस वीडियो में आपके साथ वो शेयर करूँगा। दोस्तों, फ्रेंच काफ्का का ना जो राइटिंग स्टाइल है वो बहुत ही ज़्यादा एब्सर्ड फिक्शनल और ह्यूमन साइकोलॉजिकल, फिलोसफिकल और सररियल है। मतलब अगर आपको साधारण भाषा में बताऊँ तो इन्हें बिना सिर पैर की कहानी कहने में महारत हासिल है। लेकिन इन्हें एक और चीज़ में महारत हासिल है, वो ये कि ये बिना सिर पैर की कहानियों को ह्यूमन साइकोलॉजी के सारे एस्पेक्ट से छूते हुए इस तरीके से लिखते हैं कि आप इनकी सिंबॉलिक राइटिंग से, आप इनकी फिलोसफिकल एक्सपेक्ट से रिलेट ज़रूर करेंगे। आपको ये कहानी पहली बार पढ़ने पे इनकी नोवेल्स और इनकी कहानियाँ क्रिस्टोफर नोलन की वो पिक्चर की तरह लगेंगी जिसे आप एक बार में डिकोड नहीं कर पाएंगे। अब बात करूँ इस किताब की, तो इस किताब की बात करने से पहले मैं आपको इस वर्ड का मतलब बताता हूँ, मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है किसी भी चीज़ का, किसी भी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग का अपने ओरिजिनल फिजिकल फॉर्म से ट्रांसफॉर्म होना किसी और फिजिकल फॉर्म में। तो इस प्रोसेस को कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। अब आप इस किताब की कहानी को बेहतर समझ पाएंगे। दोस्तों, होता क्या है, एक ग्रेगर सेम्सा नाम का ट्रैवलिंग सेल्समैन है जो टेक्सटाइल की सेल करता है। एक दिन वो सुबह उठता है तो वो अपने आप को ना एक बीटल में कन्वर्टेड पाता है। वो अब एक बीटल में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। इनिशियली उसको लगता है कि वो सपना देख रहा है, तो वो खुद को झकझोरता है, देखता है कि अपने कमरे में कैसी चीज़ें हैं, तो वो अपना कमरा बिल्कुल सेम पाता है। तो उसको लगता है कि ये सपना नहीं है, हकीकत है। अब ग्रेगर सेम्सा की बात करें तो ग्रेगर के घर में उसके माता पिता, उसकी बहन और इसको मिला के 4 लोग हैं। और ग्रेगर दोस्तों एक बहुत ही हार्ड वर्किंग सेल्समैन है, क्योंकि वो जहाँ पर नौकरी कर रहा है वो नौकरी इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके फादर का उसके बॉस के ऊपर डेट है। इस वजह से उसको बराबर इक्वल करने के लिए वो उनके यहाँ जॉब कर रहा है। इस वजह से उसने अपनी 5 साल की वर्क लाइफ में कोई भी छुट्टी नहीं ली। और आज जब उसकी 5 बजे की ट्रेन मिस हो गई है तो उसको ले जाने के लिए उसका बॉस घर पे आ चुका है। उसका बॉस घर पे आता है, फिर उसके कमरे के बाहर इसके फादर, मदर, इसकी बहन और इसके बॉस उसको आवाज़ें लगाते हैं, उससे बात करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ग्रेगर को ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो इनसे कैसे मुखातिब हो। फिर अल्टीमेटली वो गेट खोलता है, ये सब उसको देख लेते हैं और उसको देखने के बाद में बॉस वहाँ से चला जाता है। और जो इसकी फैमिली का जो बिहेवियर है इसके प्रति, वो धीमे धीमे बदलने लगता है। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ग्रेगर की बैक स्टोरी बताऊँगा। जो ग्रेगर के पेरेंट्स हैं, स्पेशली इसके फादर एक बहुत ही डोमिनेटिव, ढीठ किस्म के अथॉरिटी पर्सनैलिटी वाले आदमी हैं। और ग्रेगर भी इनसे दब के और डर के रहता है। वो मतलब ऐसा होता है कि वो अपने मन की चीज़ें उनसे कभी नहीं कह पाता। और ग्रेगर अपनी माँ और बहन, खासतौर पर बहन से काफ़ी ज़्यादा जुड़ा हुआ रहता है। वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता है। अब मैं कहानी को आगे बढ़ाऊँ तो ग्रेगर को अब बीटल में ट्रांसफॉर्म हुए 3-4 महीने हो चुके हैं। वो अब अपना पूरा समय कमरे में ही स्पेंड कर रहा है। उसका जो खाना है वो उसकी बहन उसको देती है। उसके कमरे की साफ़ सफाई करने एक मेड आती है और वो आमतौर पर डेली उसके कमरे को साफ़ करके चली जाती है। अब ग्रेगर जो था दोस्तों, वो ना अपनी फैमिली का इकलौता सोर्स ऑफ इनकम था। तो उसके बीटल में ट्रांसफॉर्म होने के बाद वो जाहिर सी बात है काम नहीं कर पाता। तो उसके पापा को और उसकी बहन को काम करना पड़ता है। पर ये जो इनकी अर्निंग होती हैं उनसे इनका घर अच्छे से नहीं चल पाता।
तो ये क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि ग्रेगर के बगल वाला जो कमरा है ये वो रेंट आउट करेंगे, और ये कमरा रेंट आउट कर देते हैं 3 टेनेंट्स को। वो 3 आके यहाँ पे रहने लग जाते हैं। फिर क्या होता है, अचानक से एक दिन ये सारे लोग बैठ के डाइनिंग हॉल में, जो किचन में इनका डाइनिंग हॉल है, उसमें डिनर कर रहे होते हैं। और डिनर करते ही बातों में एक बात निकलती है कि उनमें से एक टेनेंट कहता है कि उसकी जो बहन होती है ग्रेट, वो वायलिन प्ले करती है, उससे वायलिन प्ले करने को कहता है। तो उसकी बहन फिर वायलिन प्ले करने लग जाती है। अब उसकी बहन किचन में वायलिन प्ले कर रही है, डाइनिंग टेबल पे ग्रेगर को छोड़ के सब लोग बैठे हैं, वो वायलिन प्ले करना शुरू करती है। ग्रेगर के कान में वायलिन की आवाज़ जाती है, और ग्रेगर को ऑलरेडी पता होता है कि उसकी जो बहन है वो बहुत अच्छा वायलिन प्ले करती है। और वो नोटिस करता है कि जितने लोग वहाँ पर बैठे हैं वो उसको उतने अच्छे तरीके से अप्रिशिएट नहीं करते हैं। अब ग्रेगर दोस्तों ये सोच रहा होता है कि अगर वो आज ठीक होता तो वो कैसे अपनी बहन को अप्रिशिएट करता, और कैसे अपने थॉट्स हैं उसके लिए वो उसको एक्सप्रेस करता। और इसी उधेड़बुन में वो अपने कमरे से बाहर किचन के सामने आ जाता है। जब वो किचन के सामने आता है तो जो टेनेंट्स होते हैं वो उसको देख लेते हैं। उसको देखने के बाद में वो उसके फादर को ये बोलते हैं कि हम अब ये फ्लैट खाली कर देंगे, इसके अलावा ना ही हम रेंट देंगे, क्योंकि आपने हमें नहीं बताया कि इतनी डिसगस्टिंग चीज़ यहाँ पर रह रही है हमारे साथ। ये सुन के उसके फादर को, जो कि ऑलरेडी डोमिनेटिव पर्सनैलिटी हैं, उनको काफ़ी ख़राब लगता है, गुस्सा आता है, और उसकी बहन को भी बहुत गुस्सा आता है। अब दोस्तों फादर को गुस्सा आना तो नॉर्मल सी बात थी, क्योंकि ग्रेगर को ऑलरेडी पता था ये। पर उसकी बहन को जब गुस्सा आता है तो वो कहती है रोते रोते अपने फादर से कि दिस इज़ नॉट ग्रेगर एनी मोर, वी नीड टू गेट रिड ऑफ इट, वी नीड टू गेट रिड ऑफ इट। ये अब ग्रेगर नहीं है, हमें इससे पीछा छुड़ाना होगा। ये सुन के ग्रेगर का दिल टूट जाता है, क्योंकि वो अपनी बहन से सबसे ज़्यादा प्यार करता है, और उसको ऐसा लगता है कि उसकी पूरी फैमिली में उसकी बहन ही इकलौती थी जो उसको समझती थी। क्योंकि इस पूरे वृत्तांत की बात करें तो उसकी ट्रांसफॉर्म होने से आज तक के दिन की, तो उसकी बहन ही उसको खाना देती थी, वही उसकी सारी ज़रूरतों का ध्यान रखती थी। अब जब वो उसके मुंह से ऐसी बात सुनता है तो वो टूट जाता है। फिर वो उनकी नज़रों से छुपते छुपाते वापस अपने कमरे में आता है, कमरे में बंद हो जाता है, और उस दिन के बाद से वो खाना बंद कर देता है। अब अल्टीमेटली दोस्तों वो एक बीटल में तब्दील हो चुका है, खाना उसने बंद कर दिया है, वो कमज़ोर होता जाता है। फिर एक दिन वो अपनी सारी बीती लाइफ का फ्लैशबैक याद करते हुए वो मर जाता है। उसके मरने के बाद अगर कहूँ तो काफ़ी हद तक उसकी फैमिली राहत की सांस लेती है, और वो घूमने चले जाते हैं। अब ये स्टोरी यहाँ तक आपको, अगर आपने सुनी होगी तो आपको समझ में आया होगा कि इसका ना कोई सेंस नहीं है, क्योंकि इस किताब की बात करूँ तो इस किताब में ये भी नहीं बताया कि ग्रेगर क्यों ट्रांसफॉर्म हो गया। उन्होंने मतलब किताब की स्टार्टिंग ही यहाँ से हुई है कि वन डे ग्रेगर फाउंड हिमसेल्फ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ बीटल। तो कोई बैक स्टोरी नहीं है कि उसको कोई सिम्टम्स या कुछ नहीं है। मतलब ये कहानी बिल्कुल एक ऐसे पॉइंट से स्टार्ट हुई है जहाँ से आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते पहले क्या हुआ था, और ख़त्म हो गई। लेकिन जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये कहानी सुनने में जितना बिना सिर पैर की लग रही है, जब आप इसको एनालाइज करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इसने ह्यूमन डेप्थ को, ह्यूमन साइकोलॉजी को इतने एस्पेक्ट्स के थ्रू एक्सप्लोर किया है कि आप इसको पढ़ने के बाद समझेंगे। अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में काफ्का की राइटिंग स्टाइल के बारे में बताया था, ये कहानी उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। अब ये कहानी आपको सुनने में बिना सिर पैर की लग रही होगी, लेकिन फिलोसफिकल ह्यूमन साइकोलॉजी और सिंबॉलिक राइटिंग के बेस पे ना एक मास्टरपीस है। अब आप सोच रहे होंगे क्यों। दोस्तों ग्रेगर का ना ट्रांसफॉर्मेशन इसमें एक सिंबल है ये बताने का कि उसके ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद, उसका इंसान से बीटल में तब्दील होने के बाद उसने अपनी आइडेंटिटी लॉस कर दी थी। मतलब बेसिकली एक सिंबल है लॉस ऑफ आइडेंटिटी का। इसी के साथ ही उसकी बहन का उससे ये कहना कि वी नीड टू गेट रिड ऑफ इट, ये एक सिंबल है फैमिली एक्सप्लॉयटेशन का, कि जिस तरीके से जब ग्रेगर काम कर रहा था वो अपनी फैमिली की सारी ज़रूरतें पूरी कर रहा था, तो वो अपनी फैमिली के यूज़ का था। अब जैसे ही वो एक बीटल में तब्दील हो गया तो उसकी फैमिली ने ही उसको अलग थलग कर दिया, और उन्हें कोई मतलब नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है। आप इस पूरे वृत्तांत में घटनाक्रम में समझेंगे तो आपको ये समझ में आएगा
कि इसमें ग्रेगर की कोई गलती नहीं है, ट्रांसफॉर्म होना उसके हाथ में नहीं था, वो अचानक से ट्रांसफॉर्म हो गया। और ऐसे ही उसका अपनी फैमिली से अलग होना ये दिखाता है कि कैसे कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन हुआ उसके फैमिली वालों का उसको नज़रअंदाज करना, उसको त्याग देना, ये एलिएंटेशन दिखाता है। ऐसे ही जब आप फ्रांज काफ्का की और राइटिंग्स पढ़ेंगे, मैंने उसके बारे में थोड़ी रिसर्च की तो मुझे पता चला कि इनकी सारी राइटिंग में आपको 2-3 चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो कॉमन है। एक कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन, एक अस्तित्ववाद का ना होना। मतलब इनकी जो कहानियाँ हैं वो बहुत ही बड़ा सवालिया चिन्ह खड़ा करती हैं एग्जिस्टेंशलिज्म पे, अस्तित्ववाद पे। इसके अलावा आपको जो ह्यूमन साइकोलॉजी है और जो फ़िलॉसफी है उसको आप एक्सप्लोर करेंगे इनकी किताबों में अच्छे से। और इसके अलावा आपको जो चीज़ें देखने को मिलेंगी वो मिलेंगी साइकोलॉजिकल रियलिज्म, एब्सर्ड फिक्शनल। मतलब फ़िक्शन किताबें आप सब ने पढ़ी होंगी, मैंने भी पढ़ी हैं काफ़ी। तो फिक्शन में ना एक जब वो कोई भी राइटर कुछ लिखता है तो वो किसी ना किसी लेवल पे ना रियल होता है, चाहे भले ही वो फिक्शन है पर हमको पता है कि वो ना एक रियल बात कर रहे हैं। पर कुछ एब्सर्ड फिक्शन ऐसा होता है कि हमें पता है कि हो ही नहीं सकता। अब आप खुद सोचिए कि कभी ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति अपने आप को अचानक से बीटल में कन्वर्ट पाए, लेकिन जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये एब्सर्ड फिक्शन एक पैरेलल चल रहा है सिंबॉलिक राइटिंग के साथ। ये हर लेवल पे आपको सिंबल दे रहा है और वो सिंबल किसी और चीज़ का प्रतीक है। और आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो काफ्का को ना कभी भी अपनी किताबें पब्लिश करानी ही नहीं थी। काफ्का का जो 1912 के पहले का जो भी काम है वो या तो उसने जला दिया या फेंक दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि तो इनकी किताबें पब्लिक डोमेन में कैसे आई। दोस्तों हुआ यूँ कि काफ्का की जब मौत हुई तो उस टाइम पे उन्होंने अपना जो मैन्युस्क्रिप्ट थी वो सारी अपने एक दोस्त मैक्स ब्रॉड के पास रखी, इस वादे के साथ कि वो इन सबको जला देगा। लेकिन मैक्स ब्रॉड जो खुद भी एक राइटर थे, उन्हें समझ में आया कि उनके वर्क में जो डेप्थ है वो उन्हें 20th सेंचुरी के और किसी राइटर के वर्क में नहीं समझ में आई। तो इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो उन किताबों को पब्लिश करेंगे। लेकिन हुआ क्या था कि काफ्का ने ना कोई भी किताब फिनिश नहीं की थी। मतलब बहुत सी किताबें ऐसी थी जिनके टाइटल नहीं थे, बहुत सी किताबों की एंडिंग नहीं थी। तो उन्होंने सारी किताबों को फिनिशिंग करके उनको पब्लिश कराने का काम किया। मैक्स ब्रॉड के थ्रू ये किताबें हमें पब्लिक डोमेन में मिली। अब इस किताब की बात करूं तो ये किताब जैसे मैंने बताया कि एक मास्टरपीस है और ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है फ्रांज काफ्का के वर्क का। ये वन ऑफ द बिगेस्ट नोवेल दैट ही हैज़ रिटन। अब अगर आपको साइकोलॉजिकल थ्रिलर पढ़ने का, यानी ह्यूमन साइकोलॉजी और जो फ़िलॉसफी और बिल्कुल एलियनेटिंग कहानियाँ पढ़ने का शौक़ है तो आप इनको ज़रूर पढ़ें। ये सिंबॉलिक राइटिंग इतनी सटीकता से है कि आपको इंगेज रखेंगे और आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। अगर मैं अपनी बात करूँ पर्सनली तो आई एम डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू रीड मोर ऑफ हिज वर्क। और मैं इनकी जो एक और द ट्रायल एक इनका नोवेल है वो पढ़ूँगा और उसके बाद देखूँगा कैसा और एक्सपीरियंस होता है। इसके अलावा आप पढ़िए ये किताब और आपको ये किताब कैसी लगी इसका फीडबैक मेरे साथ शेयर करिए। आपके क्या लर्निंग्स हैं, क्या रिव्यूज़ हैं और आपका क्या इनपुट्स हैं वो मेरे साथ शेयर करिए। अगर आप चाहते हैं मैं कोई किताब पढूं, वैसे मैंने कुछ किताबें मंगाई भी हैं तो मुझे काफ़ी टाइम से हिंदी शॉर्ट स्टोरीज़ पढ़ने का मन कर रहा था तो मैंने ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था और गुंडा के बारे में मैंने बहुत सुना है ये, और कफन ये मंगाई है, अब मैं ये पढ़ूँगा। इन तीनों में से आप अगर चाहते हैं मैं किसी किताब पर पहले वीडियो करूँ तो मुझे बताएं। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ऐसी और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।